अयोध्या से लेकर के ज्ञानवापी तक, बाबरी मस्जिद से लेकर के राम जन्मभूमि तक, हड़प्पा से लेकर के सिनौली तक और केलाड़ी से लेकर के अतिरम पक्कम तक, पास्ट की जब भी हम बात करते हैं बहुत सारे प्रश्न चिन्ह होते हैं, डिबेट होते हैं, कौन सी चीज ज्यादा पुरानी, कौन सी कम पुरानी, जो ज्यादा पुरानी आखिरकार वो कितनी पुरानी। इन सारे सवालों की जो कंक्लूजन है वो कैसे फॉर्म होती है, उसके लिए इस्तेमाल होती है कुछ टेक्निक जिनको आप डेटिंग मेथड या डेटिंग टेक्निक कहते हो। बेसिकली ये दो कैटेगरीज के अंदर में होती है, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव के अंदर में आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता चलता है, बट आप इतना कह सकते हो कि ये ज्यादा पुरानी, ये कम पुरानी। जैसे दो भाई खड़े, एक 5 साल का, एक 15 साल का, आपने कहा दूसरे वाले की मूछें और उसकी हाइट लंबी है तो ज्यादा बड़ा वो है, आपको उसकी एग्जैक्ट एज का नहीं पता, ठीक है। ऐसी रिलेटिव डेटिंग टेक्निक होती है, नंबर तो नहीं पता चल रहा है पर कौन ज्यादा पुराना कौन ज्यादा नया ये बता सकते हो। दूसरी तरफ हमारे एब्सोल्यूट या जिसको क्रोनोमेट्रिक डेटिंग कहते हो, ये टेक्निक आती है, यहां पर एग्जैक्ट नंबर आप एक रेंज के तौर पे दे सकते हो। अब इसके अंदर में जो सबसे फेमस मेथड होता है उसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। कई बार आपने नाम सुना होगा, लेकिन आज अगले 10-12 मिनट के अंदर में इस पूरे मेथड को आप समझ जाने वाले हो। यूट्यूब पे इतना सिंपल तरीके से डिटेल में आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला है, और चाहे आपका साइंस का बैकग्राउंड हो या ना हो, ये सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। द गफलत के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के एजुकेशनल, जियोपॉलिटिकल और भी कई सारे कंटेंट को देखने के लिए। हमारे साथ कम्युनिकेट करना है या हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू जुड़ना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर आप जुड़ जाइए हम लोग के साथ में। सबसे पहले ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है, इसके अंदर में नाम क्या है, कार्बन है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आप सबने बचपन में पढ़ी होगी। कार्बन की जब आप बात करते हो तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, यानी कि इसका जो परमाणु संख्या है वो 6 है, परमाणु भार जो है वो लगभग 12 है। परमाणु जो संख्या होती है, या फिर आप सिंपली इस तरीके से समझ सकते हो, एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना है उतना ही आपको एटॉमिक नंबर दिखाई दे रहा है। वहीं जो आपका मास नंबर है जो यहां पर ऊपर लिखा हुआ है ना, वो आपका कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में आपको यहां पर दिखाई देता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में आपको दिखाई देता है। तो कार्बन के अंदर में कितने हैं, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के उसका एटॉमिक मास बनाते हैं। लेकिन कार्बन सिर्फ एक इसी फॉर्म में नहीं आता, ये तो सबसे डोमिनेंट, सबसे कॉमन फॉर्म है। इसको छोड़ के कार्बन के कुछ ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स भी हैं, कुछ वेरिएंट्स हैं जिनको आप साइंटिफिक भाषा में आइसोटोप कहते हो, जैसे C13 और C14। ये फ्रीक्वेंसी में काफी कम है, उतने डोमिनेंट नहीं है जितना कि ये वाला है, लेकिन इनका रोल इंपॉर्टेंट है, खासकर C14 का इन दिस डेटिंग मेथड, डेटिंग टेक्निक के अंदर में हमें इसी का काम आता है। अब सवाल उठता है कि C14 आता कहां से। आप इस तरीके से देख रहे हो, लगातार जो कॉस्मिक रेज हैं वो आउटर स्पेस से आ रही हैं, आउटर लेयर्स हैं उनके साथ में बॉम्बार्ड कर रही हैं, लड़ रही हैं तेजी से, ठीक है। ये कॉस्मिक रेज होती क्या है, नाम तो इनका कॉस्मिक रेज है, लेकिन ये बेसिकली कोई रेज नहीं, जैसे लाइट की रेज आप देखते हो। ये कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन प्राइमरली ये प्रोटॉन्स होते हैं, जिसकी अभी हमने यहाँ पर बात की, ठीक है। अब जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ में या लेयर के साथ में लड़ रहे हैं ये, तो इसमें से कई सारी चीजें रिलीज हो रही है। एक तरीके से समझ सकते हो कि एक शार है, बारिश हो रही है, इस बारिश के अंदर में सबसे ज्यादा बूंदें जिसकी हैं वो क्या है, किसकी हैं, वो आपके न्यूट्रॉन्स की है, ठीक है। सबसे ज्यादा यहां से क्या रिलीज हो रहा है, न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहा है। अब ये न्यूट्रॉन्स बुलेट की स्पीड के साथ आप समझ लो, बड़ी तेजी से एक बुलेट की तरह आ करके हमारे एटमॉस्फेयर के अलग अलग पार्टिकल से टकराएगा। किससे टकराएगा, जिसका नंबर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसका है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, और उसमें भी नाइट्रोजन का डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा है ना, 78% आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन जो है वो तो 21% और बाकी आर्गन वगैरह तो और बहुत कम है। तो नाइट्रोजन के साथ ये लगातार क्या करेगा, बॉम्बार्ड करेगा। अब ये जो न्यूट्रॉन्स है जो बुलेट की तरह आकर के नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में स्थित किस चीज को, प्रोटॉन को डिस्प्लेस कर देंगे, और इससे यहां पर जन्म होता है किसका, कार्बन 14 का। कैसे होता है ये वाली चीज आपको कई बार नहीं बताई जाती, इसलिए आपको सारा कंफ्यूजन होता है। उसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा यहां पर जो न्यूट्रॉन था वो आया और आपके न्यूक्लियस के अंदर में आपको 7, ये नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर में, N2 इसको करके हम दिखाएंगे, 7 प्रोटॉन थे इसके पास और 7 इसके पास न्यूट्रॉन थे इसके न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है ना। 14 इसका मास नंबर था और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। ऑक्सीजन का 6 है, इसका 7 है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या है, C6 12, नाइट्रोजन क्या है, C7 14। अब ये न्यूट्रॉन जब आया, इसने न्यूक्लियस को पेनिट्रेट किया और यहां से एक प्रोटॉन को क्या किया, बाहर निकाल दिया, इसकी एग्जिट करवा दी। सवाल उठता है कि जब शावर में बहुत सारी चीजें निकली थी तो उसमें से यहां पर न्यूट्रॉन ही क्यों ये सारा तमाशा कर रहा है। न्यूट्रॉन स्पेशल है भाई, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रिपल्शन के ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस में एंट्री कर सकता है। ये हो गया आपका पहला जवाब। दूसरा हो सकता है आप में से कोई इंक्विजिटिव माइंड हो तो ये सवाल आए कि भाई कोई भी एटम है तो वहां पर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे हैं, तो ये भाई इसकी प्रोटॉन से क्या दुश्मनी है कि सिर्फ प्रोटॉन को हटा रहा है। देखिए, अगर न्यूट्रॉन आकर के न्यूट्रॉन ही को हटाएगा ना तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 7 न्यूट्रॉन थे, एक न्यूट्रॉन यहां पर आया, ठीक है ना, एक न्यूट्रॉन को निकाल दिया, खुद ऐड हो गया, तो फिर भी 7 ही न्यूट्रॉन रहे और 7 ही प्रोटॉन रहे, कुछ बदला, आंसर इज नो। तो फिर मतलब क्या है इस न्यूक्लियर रिएक्शन का, है ना।
इलेक्ट्रॉन से कोई यहाँ पर मतलब वास्ता है नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में नहीं है, वो आउटर शेल्स के अंदर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए इसके पास बचता है प्रोटॉन, जिसको निकाल देगा। अच्छा, सवाल उठता है कि प्रोटॉन को भी क्यों निकाले, जगह की कमी पड़ रही है क्या, दिक्कत क्या, उसको भी रहने दो बेचारे को। हाँ, लेकिन समस्या यहाँ पर हुई, क्यों, न्यूट्रॉन जब यहाँ पर एंटर कर रहा है तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ये जो पूरा इंटरनल आप इसकी केमिस्ट्री को देख रहे हो ना, वहाँ पर एक एक्साइटमेंट की स्टेज हो जा रही है। अब प्रकृति को हर एक चीज के अंदर में बैलेंस की यहाँ पर जरूरत है, ये एक्साइटमेंट उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए उसको किसी को तो निकालना है। न्यूट्रॉन को निकालेगा तो कोई मतलब रहेगा नहीं, इसलिए प्रोटॉन को बाहर फेंक दे रहा है। प्रोटॉन को बाहर फेंकने के बाद हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या बचा, न्यूट्रॉन यहां पर टोटल हो गए 8 और प्रोटॉन एक निकाल दिया तो यहां पर कितने 6 प्रोटॉन हो गए। यानी कि आपका टोटल अभी भी जो मास नंबर है वो 14 ही है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज हमने क्या बताई थी आपको शुरुआत में कि भाई जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन तो अब 6 ही बचे हुए हैं ना, 7 तो बचा नहीं है। अब यहां पर 6 प्रोटॉन हो चुके हैं, तो 6 प्रोटॉन के साथ में प्रोटॉन इज लाइक द बैच, इट इज लाइक द आईडी कार्ड। 6 प्रोटॉन के साथ में आप नाइट्रोजन नहीं रह सकते, आप बन जाओगे क्या, कार्बन बन जाओगे। तो यहां से जन्म होता है C614 यानी कि कार्बन के इस आइसोटोप का। अब ये जो कार्बन का आइसोटोप है ये क्या कर रहा है, आप देख रहे हो, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया पेड़ों के अंदर में होती है, उस प्रक्रिया के थ्रू ये C14 आपका पेड़ों के अंदर में जा रहा है। कई वीडियोस और शॉर्ट्स में मैंने देखा आपको थोड़ी गलत जानकारी दी है कि इंसान उसको डायरेक्टली खा जा रहा है, इंसान की बॉडी में डायरेक्टली हुआ जा रहा है, नहीं, ये पेड़ों के अंदर में जा रहा है, ठीक है ना। अब इन पेड़ों को या तो हम खाएंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ों को या तो हम खाएंगे और या तो इसको जानवर खाएंगे, जैसे कि शीप हो गई, गोट हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है, और उन जानवरों को हम खा जाएंगे। तो किसी भी माध्यम से, चाहे डायरेक्टली हमने पेड़ों को लिया या तो जानवर के माध्यम से हमने जानवर को खाया, हमारी बॉडी के अंदर में भी ये C14 एंटर कर जाता है। अब जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक एटमॉस्फेयर के अंदर में जो C14 है और हमारी बॉडी के अंदर में जो C14 है उसके बीच में एक बैलेंस बना, एक अनुपात, एक रेशियो जो है वो मेंटेन्ड आपको दिखाई दे रहा है, बिकॉज कंटिन्यूअस टू एंड फ्रो होता रह रहा है। हम C14 यहाँ पर ले रहे हैं प्लांट्स के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू, और हम क्या कर रहे हैं, CO2 के साथ उसको रिलीज करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो स्टेप हमने यहाँ पर मिस कर दिया, आपको बता दूं कि जब C14 मिला था ना तो डायरेक्टली पेड़ के अंदर में नहीं चला जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होगा और CO2 बनाएगा। लेकिन इस कार्बन के अंदर में जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है, ये C14 है। इस CO2 के अंदर में जो आपका कार्बन है वो क्या है, वो 14 है, और ये मिल करके प्लांट्स के अंदर में आपको जाते हुए दिखाई दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लेते हैं, आपने बचपन से पढ़ा हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। तो कंटिन्यूअस ये एक्सचेंज होता रह रहा है, इसीलिए जो बैलेंस है वो बना हुआ है। लेकिन तब क्या, जब इंसान की डेथ हो जाए, जब इंसान की डेथ हो जाएगी तो अब उसकी बॉडी के अंदर में कोई नया C14 है वो एंटर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जो कार्बन 14 जितना पहले एक्यूमुलेटेड था उतना ही आपको दिखाई दे रहा है, कोई नया एंट्री नहीं हो रही है। अच्छा, हम क्या ये सिर्फ C14 वाले O2 को ले रहे हैं, CO2 को ले रहे हैं, नहीं, उसके साथ साथ में जो C12 है, C13 है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर में आता रहता है। लेकिन इसमें जो C12 है वो हाईली स्टेबल है, बिकॉज नेचुरल फॉर्म है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो तो वहां पर डिग्रेड नहीं कर रहा। जो C14 वाली फॉर्म थी वो क्या है, वो आइसोटोप थी, वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, यानी कि अब वो बहुत तेजी से डीके होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा, वो वापस से नाइट्रोजन के अंदर यानी N14 के अंदर में, C14 से N14 वो बन जाएगा। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्कॉलर है, एक इंसान है जिनका नाम है विलार्ड फ्रांक लिबी, इन्होंने 1945-46 के समय में एक चीज को प्रपोज किया कि भाई ये जो C14 है इसके बेसिस पे हम किसी भी चीज की एज को फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ये डीके होगा, टूटेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अब इसकी एज का, इसके रेट का पता लगाया गया कि ये कितनी रफ्तार के साथ में टूटता है। तो हमारे सामने एक तथ्य आया जो शायद पिछली वाली स्लाइड पे लिखा हुआ है कि भाई ये जो डीके हो रहा है ना, ये 5730 ईयर्स के समय के अंदर में होता है। यानी कि मान लो आप, एक हाइपोथेटिकल सिंपल भाषा में समझाने के लिए आपको बताता हूं, हमारी बॉडी के अंदर में अगर 100 kg के आसपास में कार्बन 14 था तो वो 5730 साल के बाद, यानी हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, 50 kg। एक और हाफ लाइफ यानी 5730 ईयर्स और ऐड कर दो तो कितना बचा, 25 kg, और ऐड कर दो 5730 साल, 12.5, इस तरीके से 6.25, ये इस तरीके से आप करते जाओ, 3.125, उसका लेवल जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है ना। और अप टू 10 सच साइकिल हम बहुत एक्यूरेसी के साथ इसी हाफ लाइफ के बेसिस पे फॉसिल या जो आर्टिफैक्ट है, जो रिमेन्स है, उसकी एज को पता कर सकते हैं। क्यों, उसके बाद क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर जब 2%, 1% या उससे भी कम जब हो जाता है तो वहां पर हमारे पास जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके बेसिस पे हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि अब इसकी एज कितनी है। इसीलिए इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कुछ 50 से 60 हजार साल के आसपास में देखने को मिलती है। अच्छा, अब इससे भी हमें एज कैसे पता चलती है, देखिए साइंटिस्ट को पता है मॉडर्न ह्यूमंस के बीच में जो C14 हमारी बॉडी के अंदर में उसका कंटेंट कितना है। अब इसके रेशियो को वो जो पास्ट के फॉसिल के अंदर में जो C14 आपको जो भी बोन मिली है उसके रेशियो के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है ना।
इसके कंपैरिजन के बेसिस पे ही वो वहां पर पता लगाते हैं कि भाई यहाँ पर कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर 3 हाफ लाइफ हो चुकी है तो मतलब 5730 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने साल पुराना ये फॉसिल आपको दिखाई देता है। आज के समय में जो मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक है उसके थ्रू ये चीज़ और भी ज़्यादा एडवांस हो गई, बिकॉज अब हमें बहुत ज़्यादा लेवल पे फॉसिल्स का पूरी बोन्स की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटे से छोटा पार्ट है उसके थ्रू भी हम यहाँ पर ये चीज़ों को पता लगा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर कुछ कमियां हैं। सबसे पहला तो इसकी जो एज जब तक ये पता कर सकता है वो सिर्फ 50 से 60 हजार साल है, उसमें भी एरर का मार्जिन रहता है, ठीक है ना। अब 50 से 60 हजार में आप क्या करोगे, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लोगे, वैदिक सोसाइटी पढ़ लोगे, लेकिन अगर आप अर्ली स्टोन एज की बात करोगे तो वो वहां पे नहीं हो पाएगा। 50-60 हजार साल पहले ह्यूमंस का माना जाता है कि जो मॉडर्न सेपियंस है उनका उद्गम हुआ था, वो अपीयर किए थे। निएंडरथल्स इनसे बहुत पहले आ चुके थे, डेनिसोवन, हाइडेलबर्गेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सब तो मिलियंस ऑफ ईयर कई सारे इनमें से पुराने हैं, तो उनको डेट करने के लिए टेक्निक काम नहीं आती है। दूसरी कमी कि ये सिर्फ ऑर्गेनिक रिमेन्स, जो कि एक समय जीवित पेड़ हो गए, ठीक है ना, कोल आपका हो गया, या फिर हो सकता है फॉर एग्जांपल इंसान की हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उसके दांत हैं, है ना, इन सारी चीज़ों को, या कोई पेपर या फैब्रिक जो है जो कि पेड़ से बना हुआ था, इन सारी चीज़ों को आप बेसिकली यहाँ पर डेट कर सकते हो। इनऑर्गेनिक रिमेन्स, चट्टान, पत्थर, स्टोन टूल्स या पॉटरी एक्सेट्रा, इन सबको यहाँ पर डेट नहीं किया जा सकता। एक और बात है, ये जो हाफ लाइफ वाली कंट्रीब्यूशन है, या जो प्रपोजल था कि C14 को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की डेटिंग करने के लिए, ये लिबी साहब ने दिया था, लेकिन C14 एज एन आइसोटोप ढूंढने का काम या श्रेय इनको नहीं जाता है। 1940 में एक टीम थी, 2-3 इंडिविजुअल थे उसके अंदर में, ये लोग ने काम को किया था। अच्छा, लिबी साहब की इस कॉन्ट्रीब्यूशन को इनको 1960 के अंदर में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। किस पे नहीं यूज कर सकते हो, पॉटरी, अंटिल उसके साथ कोई ऑर्गेनिक रिमेन्स जुड़े हुए हो, या स्टोन या मेटल के साथ में। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन बहुत सारी चीजों में गया है। सिनोली की जो 2018 वाली रिसर्च थी, इसके अंदर बताया गया कि भाई महाभारत का रथ मिल गया हुआ है, ऑल्दो उसको बाद में जो साइंटिफिक जगत है उसने वहां पर क्लेम किया कि भाई ये अगर आपको देख करके लग रहा है कि महाभारत में पांडव इस पे अगर दौड़ रहे थे तो वो आपकी भाई सोच है। आप अगर चाह रहे हो कि भाई कृष्ण जी इसको रथ को चला रहे थे तो हम उस पर डिबेट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या कि इसकी जो डेट है वो भी इंडस वैली के करीब की डेट आपको दिखाई देती है। तो क्या आपको लग रहा है कि भाई महाभारत जो है इस समय पे हुई थी, महाभारत में क्योंकि तो लाखों करोड़ों साल के वहाँ पर जिक्र किया गया है, तो अलग अलग लोग अलग अलग राय है किस तरीके से आप इसको देखना चाहते हो। इसके अलावा भी जो हड़प्पन साइट्स और कई सारे आर्टिफैक्ट्स हैं उनको भी हम इस तरीके से डेट कर चुके हैं। अब इन सब चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट है और आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो एंथ्रोपोलॉजी आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस बन सकती है। एग्जिस्टिंग अब आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हो और टॉपअप करना चाहते हो, टॉपअप मतलब जिस तरीके के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं उसको केटर करने के लिए आप फर्दर एक्सेल करना चाहते हो, तो हमारे जो बैचेस है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हो आप मुझसे मेरे साथ में कम्युनिकेट कर लीजिए। जो मैंने आईडीज थी आपको वहां पर बताई थी कम्युनिकेशन के लिए, टेलीग्राम की 3 आईडीज को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर नई वीडियोस के अपडेट और कई सारी कंटेंट फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती हैं। 3 अलग अलग हैंडल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन चैनल, उनको आप जुड़ सकते हो। उसके साथ में इंग्लिश के कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जो इंग्लिश के अंदर में द बैकबेंचर्स क्लासेस बाय उत्कर्ष सिंह, उसके साथ जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया हुआ है, कुछ आपको मुझसे पूछना है तो यहाँ पर बात कर सकते हो। ईमेल आईडी okutkarsinghh@gmail.com। साथ ही साथ इस वीडियो को लेकर के कोई भी आपकी राय है, ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आई लव टू सॉल्व दैट। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू।